डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां। माध्यम रहते हैं हमारे सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। किसान भाइयों बहनों, आप कड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर फसलों का उत्पादन आपको मिलता है, लेकिन सही तरीके से अगर भंडारण ना किया जाए तो नुकसान भी उठाया जा सकता है। ऐसे में क्या है भंडारण करने का सही तरीका, इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से खास जानकारी दे रहे हैं NIPHM हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता। क्या कुछ खास कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। संग्रहित अनाज में कई प्रकार के कीटों और चूहों से बहुत नुकसान होता है, जिससे अनाज की में वज़न कम हो जाता है और उसकी पोषक मूल्य भी कम हो जाता है। सुरक्षित और वैज्ञानिक विधि से भंडारण करने से अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भंडारित अनाज में कई प्रकार के कीड़े लगते हैं, जैसे कि गेहूँ की सुंडी, चावल में वेविल और मक्का में भ्रंग का प्रकोप होता है, जो इससे बहुत नुकसान पहुंचाता है। खपरा बीटल भी एक प्रकार का कीट है जो गेहूं और चावल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खपरा बीटल के कारण 50 से 80% का नुकसान होता है, जिससे इसकी मूल्य कम हो जाता है। इसी प्रकार जिससे इसकी गुणवत्ता और पोषक मूल्य कम हो जाता है। ये बीजों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बीजों के उगने की क्षमता कम हो जाती है। और भंडारित अनाज में कीटों का प्रकोप ज़्यादा होने से अनाज में यूरिक एसिड की मात्रा ही बढ़ जाती है, जिससे अनाज खाने योग्य नहीं होता है। अगर हम दलहनों की बात करें तो दलहनों में भी जो कीट होता है वो दलहन के बीज की सतह पर अंडा देता है और अंडे से लार्वा निकलकर वो दाने के अंदर चला जाता है। दाने के अंदर जाने के बाद वो अपना पूरा जीवन चक्र दलहन के दानों के अंदर ही पूरा करता है। उसके बाद जब वो वयस्क में बदलता है तो वो दाने के ऊपर छेद करके वहाँ से वयस्क के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो दलहनों में संक्रमण होता है वो हम ऊपर से नहीं देख सकते और हमें पता नहीं चलता कि उसमें कीट लग गया है। उसके बाद वो जो दाना खोखला हो जाता है उससे उसका वज़न भी कम होता है और उसके पोषक मूल्य भी कम हो जाता है। तो दलहनों में जो संक्रमण होता है वो इस प्रकार का संक्रमण हिडन इन्फेस्टेशन कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और स्टोरेज किसान भाइयों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आधुनिक संग्रहण भंडारण गृहों का उपयोग करें, जैसे कि मेटल की बिन, साइलो और हर्मेटिक स्टोरेज का प्रयोग करें, जिससे कि अनाज को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सके और उसका उचित मूल्य आने पर उसे बेचा जा सके। चावल में नमी की मात्रा 14%, गेहूं में 12% और दलहनों में 10% और तिलहनों में 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक मात्रा में नमी होने से दलहनों में और अनाज में कीट का प्रकोप अधिक मात्रा में होता है। इसी प्रकार 25 से 32 डिग्री तापमान भी कीड़ों के प्रजनन को तेज कर देता है, इसलिए अनाज और दलहनों का भंडारण ठंडे स्थानों पर करना चाहिए। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में बता दें आपको कि कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता और ऋण गारंटी शुल्क दावों का ऑटोमेशन और वेब पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। कृषि भवन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत बैंकों द्वारा ब्याज छूट दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करने के लिए संयुक्त रूप से एक वेब पोर्टल विकसित किया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के अपर सचिव प्रमोद मेहरदा, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार एवं कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।
फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने और किसानों का नुकसान कम करने के लिए पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ किया था। ऋण दावों के नए लॉन्च किए गए स्वचालन में से 1 दिन के भीतर दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की इनकम बढ़ाना, और उसके लिए 10 सालों से अनेकों प्रयास चल रहे हैं। उन प्रयासों में एक प्रयास था कि उपज को रखने के लिए सुरक्षित भंडारण चाहिए। उसके अभाव में उपज खराब होती थी और कई बार लॉसेस भी बहुत होते थे। उसने प्रधानमंत्री जी ने क्रांतिकारी पहल की, 1 लाख रुपए की लागत से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना। और हम सब जानते हैं इसमें जो निजी निवेशक हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, उनको सब्सिडी देने की व्यवस्था है। सब जानते हैं इस योजना के बारे में, ताकि अधिकतम संरचना ऐसी हम खड़ी कर सकें पीपीपी मोड पर। और निवेशकों ने निवेश में काफी रुचि ली। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि अब तक जो मेरी जानकारी 60,000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। अभी बताया गया कि 30,000 करोड़ से ज्यादा के डिस्बर्समेंट भी हो गए, 30 से 40,000 करोड़ के बीच में, और कई संरचनाएं बनकर तैयार हैं। लेकिन कोई भी सब्सिडी जैसी योजना पर जब निवेशक क्लेम करता तो उसको बड़ी तकलीफें आती हैं। पेपर्स, भागदौड़, लिखा पढ़ी, और कहीं कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर पेपर चलते हैं, उसमें समय बहुत लगता है और गड़बड़ की संभावनाएं भी होती है जब मैनुअल होता है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं नाबार्ड को, कृषि विभाग को, पूरी टीम को कि आपने ऐसे दावों के भुगतान के लिए ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शुल्क दावों के ऑटोमेशन हेतु वेब पोर्टल बनाई है और आज का शुभारंभ किया है। अब इस पोर्टल के कारण क्लेम 1 दिन में सेटल किए जा सकते हैं। इसके कारण निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, अनावश्यक समय नहीं लगेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ जो दावे हैं, क्लेम है, उनका भुगतान किया जा सकेगा। ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो इंटरेस्ट सब्सिडी और क्रेडिट गारंटीज रीइंबर्समेंट का जो क्लेम्स है, अभी तो ये मैनुअल सिस्टम पे चल रहा है, जहाँ बैंक तो किसान के लिए एएफ के अंतर्गत ऋण देगा, उसका 3% तक का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो तो मैनुअली प्रोसेस करके हर एक बैंक ब्रांच से उनके हेड ऑफिस के थ्रू मिनिस्ट्री के पास आ रहा है। मिनिस्ट्री उसको भी जांच करके सही है या नहीं चेक करने के बाद उसको फिनेंस से पैसा बैंक को जाता है। अभी जो सिस्टम है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें गलती होने का संभावना है, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो ज़्यादा है, कम भी हो सकता है, और हर एक बैंक का उनका जो इंटरप्रिटेशन है उसी के आधार पर सेटल हो रहा है। तो हमने ये जो प्रॉब्लम मिनिस्ट्री ने हमारे सामने पेश किया था उसका एक हाल निकालने के लिए हमने एक पूरा सा फुल्ली कंप्यूटराइज डिजिटल पोर्टल बनाया, जिसमें से हर एक ब्रांच जब भी एएफ का जो कुछ भी लोन देगा उसका जो इंटरेस्ट सबवेंशन का जो क्लेम है उनका जो रूल इंजन हमने पूरा बना के पोर्टल के पीछे डाला है, ताकि खाली उनको अमाउंट जितना डिस्बर्स किया है, कौन सी तारीख में डिस्बर्स किया है और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, खाली 3 एंट्री डालना है। उसको बैक एंड पे पूरा सही ढंग से कैलकुलेशन होके मिनिस्ट्री के सामने आ जाएगा और मिनिस्ट्री उसको एक बार चेक करके फंड रिलीज़ कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि गलती नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बचेगा, सही ढंग से पेमेंट जाएगा और टाइम बहुत बचेगा। पहले तो महीनों लगते थे, अभी 1-2 दिन के अंदर इसका सेटलमेंट होगा और किसान या बैंक के अकाउंट पे
पैसा जाएगा। तो इसमें से पूरा एफिशिएंसी बढ़ेगा सिस्टम का, और इससे बैंक भी उस ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि और ज़्यादा लोन दे। ये 1 लाख करोड़ का स्कीम है, 60,000 करोड़ अभी सैंक्शन हो चुका है, तकरीबन 40,000 के आसपास डिसबर्समेंट भी हो चुका है। तो इसलिए पूरा एफिशिएंसी सिस्टम में बढ़ेगा और ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में हम नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे देश में बता दें आपको, औषधीय पौधों की खेती का प्रचलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उसी में से एक है अश्वगंधा की खेती। जी हाँ, ये एक ऐसी फसल है, अगर आप इसकी खेती को अपना लेते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिल सकता है, बशर्ते आप कुछ सावधानियां बरतें। तो किस तरह से कर सकते हैं आप सफलतापूर्वक अश्वगंधा की खेती, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। अश्वगंधा सीधी दिशा में बढ़ने वाला 1.4 से 1.5 मीटर ऊंचा पौधा है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। समुद्र तल से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसे आराम से बोया जा सकता है। ऐसे उपोष्ण इलाके जहां 500 से 800 मिलीमीटर बारिश होती हो, इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जहां तक मिट्टी का सवाल है तो अश्वगंधा 7.5 से 8 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी को पसंद करता है। हालांकि इसकी सीधी बिजाई भी की जा सकती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता रोपाई से ही आएगी। रोपाई के लिए रोग मुक्त और उन्नत किस्म के बीज उठी हुई नर्सरी बेड में लगाएं। बेड को गार्डन कंपोस्ट और बालू मिलाकर तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज की जरूरत होगी। अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो इतनी ही जमीन के लिए 12 किलो बीज की जरूरत होगी। नर्सरी की स्थापना जून-जुलाई में होती है और बीज बोने का काम मॉनसून शुरू होने से पहले ही कर लिया जाता है। बिजाई के बाद थोड़े से बालू से उन्हें ढक दें। 35 से 40 दिन में पौध तैयार हो जाएगी और इसे मुख्य खेत में रोप लिया जाएगा। फार्म यार्ड और हरी खाद इसकी उन्नत खेती में महत्वपूर्ण है। 1 हेक्टेयर के खेत में 10 से 12 टन फार्म यार्ड कंपोस्ट या 1 से 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होगी। रोपाई के दौरान कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 30 सेंटीमीटर और गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रहेगी। मिट्टी की उर्वरता सामान्य है तो 15 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर डालेंगे। अश्वगंधा की फसल बारिश के ज्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जड़ की अच्छी बढ़त के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अश्वगंधा पर कोई हानिकारक कीट नहीं लगता, फिर भी एफिड्स और घुन जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद पूरे पौधे को जड़ सहित निकालना होता है। उसके बाद ऊपरी हिस्से को तने से काटकर अलग कर लेते हैं। 1 एकड़ जमीन पर 450 किलो जड़ और 50 किलो बीज हासिल होता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और इसका हमारी कृषि पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी से फसल उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि से फसलों की वृद्धि दर कम हो रही है और उनकी उत्पादकता में गिरावट आ रही है। असामान्य वर्षा के कारण पानी की कमी या अधिकता से फसलें प्रभावित हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर से कुछ फसलों की गुणवत्ता में कमी आ रही है, जिससे उनकी पोषण क्षमता घट रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट और बीमारियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे फसलों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें नई तकनीकों और सुधारित खेती के तरीकों का उपयोग करना होगा। जैविक और मिश्रित खेती को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के उपाय अपनाना और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक है। हमारी कृषि की सुरक्षा और उत्पादकता बनाए रखने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन की इन चुनौतियों का सामना करना होगा और इसके लिए सतर्क रहना होगा। अधिक जानकारी और सलाह के लिए कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे देश के कृषि क्षेत्र की खासियत ही ये है कि इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें देखकर हम उनसे प्रेरित हो सकते हैं। एक ऐसे ही प्रेरणादायक किसान की दास्तान हम आप तक पहुंचाने वाले हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए जानते हैं। हैं पायल अग्रवाल, मेहनती, अपने काम के प्रति समर्पित, दूसरों के लिए विकास के नए रास्ते तलाशने वाली और हमेशा आशावादी बने रहने वाली पायल अग्रवाल आज मेरठ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश की पहचान बन रही हैं। मेरा जन्म मेरठ में एक छोटे से परिवार में हुआ, जहाँ मेरे माता पिता नौकरी करते थे और बहुत ही नॉमिनल सी इनकम थी और सिर्फ मतलब हैंड टू माउथ थे हम लोग, किचन का खर्चा चल पाता था। जैसे ये मेरा स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद में मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया यहीं मेरठ में ही। इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं नौकरी ही करूँगी तो मैं 20-25 या 30 हज़ार रुपये शुरुआत में कमा पाऊँगी, जिससे कि मैं अपने परिवार का कोई भला नहीं कर सकती। तो मेरे मन में एक शुरुआत से एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ करूँ अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए भी, और कुछ तो मुझे करना है। तो ये जो बिज़नेस करने का या नए नए आइडियाज़ पे काम करने का जो मुझे लगता है मेरे अंदर एक रुझान है मेरा बिज़नेस की तरफ या काम करने की तरफ, वो मेरी माताजी से आया। पायल ने कम लागत वाला कोई काम शुरू करने का निर्णय लिया और ऐसे बिजनेस की ऑनलाइन तलाश करने लगी। जब इंसान की नीयत और विजन अच्छा हो तो जल्दी ही उन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं। पायल को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने का आइडिया आया और बस वह इस काम में जुट गईं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जब केचुआ गोबर को खा लेता है और उसके पाचन क्रिया के बाद में जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये एक भारी गुणवत्ता वाली खाद है जो कि पौधों को, ज़मीन को NPK के साथ में ऑर्गेनिक फॉर्मेट में एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करना और NPK बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है ये, जो कि अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा बेस और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है ज़मीन को, पौधों को। वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है जो जैविक अवशिष्ट पदार्थों को केंचुआ या अन्य कीड़ों द्वारा विघटित करके बनाई जाती है। केंचुआ खाद बिना गंध, स्वच्छ व कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम तथा
पौधों के विकास के लिए कई आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। यह फसल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है और एक पूर्ण नवीनीकरण का एक जैविक उत्पाद है। प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ज़मीन को समतल करके ज़मीन पर पन्नी बिछाई जाती है। 30 बाई 4 यानी कि 30 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा एक स्टैंडर्ड बेड साइज़ है, जिसमें गोबर बिछाया जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके उसको एक गोलाई दी जाती है, कब्रनुमा शेप दिया जाता है और उसको शेप देने के बाद में उसके ऊपर केचुआ छोड़ा जाता है। केचुआ छोड़ने के बाद उसको पानी से गीला करके और पराली ढक दी जाती है और फिर से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सब करने के बाद में आपको हर प्रक्रिया में हमें जो है पानी देना होता है। पानी देते देते लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका खाद बनना तैयार हो जाता है और ये जो हमारा बेड है, इस बेड में 3 से 4 लेयर में खाद बनकर तैयार होता है। 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। पायल ने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया। एक खाद के लिए एक बेड तैयार करने में 8 से 8,500 रुपये तक का खर्चा आता है। 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़ाई वाले एक बेड में 300 रुपये की पॉलीथीन लगती है और 30 किलोग्राम केंचुआ लगता है और 1500 किलोग्राम गोबर। ये तमाम गणित पायल को आज भी अच्छी तरह याद है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ एआई भूमि। कृषि अवसंरचना पोर्टल में आपका स्वागत है। यहां आपको अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मिलेंगे। आइए कुछ प्रमुख सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल 1, कृषि अवसंरचना पोर्टल क्या है? जवाब, यह पोर्टल किसानों और उद्यमियों को कृषि से जुड़ी योजनाओं और फंडिंग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सवाल 2, इस पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें? जवाब, पंजीकरण करने के लिए होम पेज पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें। सवाल 3, पोर्टल से मुझे क्या लाभ हो सकते हैं? जवाब, इस पोर्टल के माध्यम से आप विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपकी कृषि गतिविधियां और अधिक लाभदायक हो सकती हैं। सवाल 4, क्या यह पोर्टल केवल किसानों के लिए है? जवाब, नहीं, यह पोर्टल उद्यमियों, कृषि से जुड़े व्यवसायों और निवेशकों के लिए भी है। सवाल 5, फंडिंग के लिए आवेदन कैसे करें? जवाब, फंडिंग के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें और संबंधित योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरें। सवाल 6, योजनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करें? जवाब, योजनाओं की जानकारी के लिए योजनाएं सेक्शन पर जाएं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना चुनें। सवाल 7, क्या पोर्टल पर सभी योजनाएं सरकारी हैं? जवाब, हाँ, इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी योजनाएं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। सवाल 8, पोर्टल पर मिलने वाली जानकारी कितनी विश्वसनीय है? जवाब, पोर्टल पर दी गई सभी जानकारी आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। सवाल 9, अगर मुझे किसी योजना से संबंधित समस्या है तो क्या करें? जवाब, अगर आपको किसी योजना से संबंधित कोई समस्या है तो आप संपर्क करें, सेक्शन में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सवाल 10, क्या पोर्टल का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क है? जवाब, नहीं, इस पोर्टल का उपयोग पूरी तरह से निःशुल्क है। और भी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। इस पोर्टल का उपयोग करके अपने कृषि व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त नजर डालने का सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। कृषि जगत में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं, इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण के किसान इस समय भारी बारिश की संभावना को देखते हुए
इस समय धान की नर्सरी से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ हल्दी और मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में भी पानी जमा न होने दें। कोंकण में ही आम, काजू, नारियल और सुपारी के छोटे पौधों को सहारा दें। यहीं भारी बारिश के बाद ऊंचे इलाकों में मूंगफली की बुवाई के अलावा धान और सब्जियों की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा को देखते हुए धान की नर्सरी, बागों और सब्जियों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही सब्जियों के छोटे पौधों को सहारा दें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए अरहर, उड़द, मूंग, मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली और लोबिया जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रखें। यहीं मौसम साफ रहने पर 15 से 21 दिनों की हो चुकी सोयाबीन में निराई गुड़ाई करें। साथ ही खरीफ फसलों में गैप फिलिंग का काम करें। मराठवाड़ा में कपास, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रखें। यहीं भिंडी, करेला, तोरी और कद्दू जैसी सब्जियों की बुवाई करें। जबकि 45 दिनों की हो चुकी बैंगन, टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। मराठवाड़ा में ही मौसम साफ होने पर गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बाद नाइट्रोजन की चौथी खुराक दें। इसके अलावा यहाँ नींबू, अनार और चीकू के पौधों की रोपाई करें। यहीं साफ मौसम के दौरान ज्वार और बाजरा में निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। वहीं विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द, मूंग और ज्वार जैसी खरीफ फसलों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। विदर्भ में ही धान और सब्जियों की नर्सरी के अलावा बागों और खरीफ फसलों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं इस समय शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाएं, जबकि भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडा जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के तीनों सेगमेंट्स जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की। हम उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नई जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।